नमस्कार साथियों, आज हम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के द्वारा तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 2 फरवरी 2014 को जो पेपर लिया था उसको हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पहले के वीडियो में हमने हल किए, जो शेष प्रश्न है वो आज हम हल कर रहे हैं। तो अपना इस पेपर का आज का प्रश्न है, डीसी मशीन में इंटरपोल का कार्य है। यानी जो डीसी मशीन है इसमें इंटरपोल का काम क्या है। तो इंटरपोल का काम क्या होता है कि स्पार्किंग को कम करके कम्यूटेशन में वृद्धि करता है इंटरपोल, इसीलिए हम इंटरपोल लगाते हैं। इंटरपोल मुख्य पोल के मध्य घुमाव की दिशा में आगे आने वाले पोल की ध्रुवता के समान इसकी ध्रुवता रखी जाती है और इसका संयोजन आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में किया जाता है इंटरपोल का। अब देखो ऑप्शनों में देखो क्या काम किसके लिए है। वायु अंतराल रूपांतरण की क्षतिपूर्ति के लिए नहीं, कम्यूटेशन में वृद्धि करना सही है, क्षति को कम करना, क्षेत्र लपेटन की उष्मा में कमी करना, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम्यूटेशन में वृद्धि करना। यानी इंटरपोल कम्यूटेशन में वृद्धि करके स्पार्किंग में कमी करता है। अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग जोड़ने में किया जाता है। यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक पीटी, एक तो होता है पीटी, एक होता है सीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इनमें पूछा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। देखो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। उच्च वोल्टता की लाइन को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करके वोल्टता का मापन करने के लिए, यानी उच्च वोल्टता की लाइन की वोल्टता मापन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी उच्च वोल्टता की लाइन में पीटी लगाकर उसकी वोल्टता कम कर दी जाती है और फिर वहाँ पर वोल्ट मीटर लगाकर उसकी वोल्टता मापी जाती है। अब देखो ऑप्शन देखो, वोल्ट मीटर को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी लपेटन से नहीं, वितरण पैनल के उपकरण को बस बार से नहीं, वोल्ट मीटर को उच्च वोल्टता लाइन से सही, ऊर्जा मीटर को निम्न वोल्टता लाइन से नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में पीटी वोल्ट यानी यह वोल्ट मीटर को उच्च वोल्टता लाइन से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यदि सीटी का पूछ ले करंट ट्रांसफार्मर का, तो सीटी क्या होता है, एक स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को तो अप करता है, धारा को डाउन करता है और उच्च धारा वाले यानी उच्च वोल्टता की जो लाइनें होती है उसकी धारा को मापन करने के लिए, यानी उच्च धारा को मापन करने के लिए इसका करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। और इसके एमीटर लगाया जाता है, इसके समांतर क्रम में एमीटर लगाकर धारा का मापन करते हैं सीटी में। तो इसमें पीटी का पूछा है तो पीटी के लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा, यानी इन ऑप्शनों में सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वोल्ट मीटर को उच्च वोल्टता लाइन से जोड़ने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणिक परिपथ में धारा प्रवाह तथा प्रयुक्त वोल्टता के बीच कला संबंध क्या होता है। एक प्रेरण की परिपथ है यानी इंडक्टिव परिपथ है। तो इंडक्टिव परिपथ के अंदर V और I के बीच का जो कला कोण होता है या संबंध होता है वो क्या होता है। देखो एक इंडक्टिव परिपथ के अंदर V से I पीछे रहती है, यानी VL से IL पीछे रहती है, यानी L का से इंडक्टिव, तो इंडक्टिव वोल्टेज से इंडक्टिव धारा पीछे रहती है। यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है तो ये कोण 90 डिग्री का होता है, और यदि शुद्ध नहीं है तो पश्चगामी रहती है। वो कितने डिग्री रहती है वो कन्फर्म नहीं कर सकते। मान लो इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये I का कोण है और ये V का कोण हो जाएगा, तो ये हो गया VL और ये IL। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि V से I पश्चगामी रहती है, किसमें, इंडक्टिव परिपथ में। और यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का पूछ ले कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में V और I के बीच क्या संबंध होता है, तो V से I 90 डिग्री पश्चगामी यानी पीछे होती है। यदि शुद्ध कैपेसिटिव का पूछ ले तो कैपेसिटिव परिपथ के अंदर I आगे रहती है और V पीछे रहता है, यानी V से I 90 डिग्री आगे, किसमें, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में V से I 90 डिग्री आगे यानी अग्रगामी। और केवल कैपेसिटिव परिपथ पूछ ले तो उसमें हम अग्रगामी कह सकते हैं। मान लो कितना ही डिग्री का हो सकता है, V से IC अग्रगामी होती है, कितने डिग्री होती है वो उस परिपथ पर यानी
सी और आर पर निर्भर करता है, यानी कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है कि कितने डिग्री आगे या पश्चिम जो भी है हम इसमें। अब देखो इसमें क्या पूछा है कि प्रेरणिक परिपथ में धारा प्रवाह तथा प्रयुक्त वोल्टता के बीच संबंध होता है। धारा और वोल्टता के बीच में संबंध क्या होता है? धारा पश्चगामी होती है। तो देखो धारा वोल्टता के अग्रगामी होती है, यानी धारा अग्रगामी होती है नहीं, वोल्टता धारा के पश्चगामी होती है। ये तो सेम ही हो गया, यानी धारा अग्रगामी कहो चाहे वोल्टता पश्चगामी कहो, एक ही बात है। धारा वोल्टता के पश्चगामी होती है, धारा वोल्टता के पश्चगामी होती है, सही। धारा वोल्टता के साथ फेज में होती है, इन फेज शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में होता है। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, धारा वोल्टता के पश्चगामी होती है, यानी धारा है वो वोल्टता के पश्चगामी होती है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फ्यूज का प्राथमिक कार्य है? यानी इनमें से दिए गए ऑप्शनों में से फ्यूज का प्राथमिक कार्य क्या है? देखो फ्यूज क्या कार्य करता है कि धारा का मान सामान्य से ज़्यादा होने पर परिपथ की रक्षा करता है, यानी परिपथ को तोड़कर आगे जो उपभोग युक्त या परिपथ है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो परिपथ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए फ्यूज लगाया जाता है, और फ्यूज अत्यधिक धारा को रोकता है, यानी अति भार अवस्था में या धारा का मान एक नियत मान से ज़्यादा होने पर स्वयं जलकर परिपथ की सुरक्षा करता है। तो परिचालक की सुरक्षा, यानी जो ऑपरेटर उसकी सुरक्षा नहीं है, परिपथ की सुरक्षा करता है। सर्किट को खोलना या बंद करना ये कार्य स्विच का होता है। अत्यधिक धारा को रोकना, सही। लाइन की रक्षा करना, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो गया? अति धारा को रोकना, यानी अत्यधिक धारा को रोककर परिपथ को सुरक्षा प्रदान करना। तो राइट आंसर हो गया सी, अत्यधिक धारा को रोकना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सॉकेट में भूयोजित बिंदु के लिए निम्न सरलतम मार्ग उपलब्ध कराता है। यानी जो सॉकेट है, सॉकेट के अंदर 3 संयोजक होते हैं, एक तो होता है एल, एक होता है एन और एक होता है एल एन और ई, अर्थ। यानी इस प्रकार से 3 संयोजक बिंदु होते हैं, एक तो होता है एल, एक होता है एन और एक होता है ई। ये पूछा है कि ये जो अर्थ बिंदु है, भूयोजित बिंदु है के लिए सरलतम मार्ग उपलब्ध कराता है। ये किसके लिए यानी मार्ग उपलब्ध कराता है? किसका मार्ग उपलब्ध कराता है? ये जो अर्थ जो में से जो धारा प्रवाहित होती है, यानी लीकेज करंट होती है, उसको ये यानी ग्राउंड में भेजता है, यानी धरातल में भेज देता है। तो किसके लिए मार्ग उपलब्ध कराता है? लीकेज करंट के लिए। तो ऑप्शन में देखो मुख्य धारा के लिए एल और एन ये संयोजक होते हैं। बाहर वोल्टेज ये भी इसमें इसके द्वारा होते हैं, बाहर धारा ये भी इसमें होता है। तो रिसाव धारा के लिए ई यानी भू संयोजक बिंदु है वो काम में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? रिसाव धारा यानी लीकेज करंट है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, के लिए सेलों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, यानी सेलों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? सेलों को समांतर क्रम में धारा का मान बढ़ाने या एम्पेयर आवर क्षमता बढ़ाने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और यदि वोल्टेज बढ़ाना हो तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब ऑप्शन देखो, धारा की क्षमता बढ़ाने के लिए सही है, वोल्टेज उत्पादन बढ़ाने के लिए इसके लिए तो श्रेणी में जोड़ा जाता है। धारा की क्षमता घटाने के लिए ये गलत है, वोल्टेज उत्पादन घटाने के लिए भी गलत हो गया, धारा और वोल्टेज दोनों में वृद्धि करने के लिए नहीं। यानी समांतर क्रम में धारा की क्षमता बढ़ाने के लिए हम जोड़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? धारा की क्षमता बढ़ाना, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो गया। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में पोल शूज को पोल पर द्वारा जकड़ा जाता है। यानी कोई डीसी जनरेटर है, इसके अंदर जो पोल शूज है उनको पोल पर किस प्रकार से जकड़ा जाता है? यानी जो मान लो ये पोल है, ये बॉडी है, पोल है। अब यहाँ पे पोल शूज लगाते हैं इस प्रकार से पोल शूज। तो इन शूज को यहाँ पे जो जकड़ते हैं या लगाया जाता है वो किस प्रकार के स्क्रू के द्वारा या किसके द्वारा लगाया जाता है? यानी यहाँ इसको स्थापित करते हैं, ये पोल के ऊपर शूज लगाते हैं, ये पोल शूज। तो इसको किस प्रकार से लगाते हैं? ऑप्शन देखो, पीतल चढ़ाकर
जलाई द्वारा, काउंटर संक पेच द्वारा, रिबेट द्वारा, टंकन द्वारा। तो इनको यहाँ पर जो हम लगाते हैं वो काउंटर शीर्ष पेच के द्वारा लगाते हैं, यानी इस प्रकार के पेच, इस प्रकार के, मान लो ये पेच, ये हो गया काउंटर शीर्ष पेच, तो इसके द्वारा इसको लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, काउंटर संक पेच या काउंटर शीर्ष पेच, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पीयर की धारा लेता है तो वह कितनी विद्युत का खपत करेगा। कोई हीटर है वो 4 एम्पीयर की धारा ले रहा है और 250 वोल्ट है, यानी V बराबर है 250 वोल्ट, I बराबर है 4 एम्पीयर और P बराबर ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है, P बराबर होता है V इंटू I। V का मान क्या है 250, I का मान क्या है 4, कितना हो गया 1000 वाट। अब ऑप्शन में क्या किलोवाट में है, तो क्या हो जाएगा 1 किलोवाट। तो राइट आंसर क्या हो गया 1 किलोवाट, किस में है, बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 किलोवाट। अगला क्वेश्चन है, छत पर कंसील्ड वायरिंग लगाने का काम के ख़त्म होने से तुरंत बाद शुरू होता है, यानी छत के ऊपर वायरिंग लगा रहे हैं तो जो पाइप डालते हैं, कंसील्ड वायरिंग यानी पाइप वायरिंग लगा रहे हैं, तो जो पाइप लगाई जाती है वो कब लगाई जाती है। तो छत पर जो पाइप लगाई जाती है वो पहले सेटरिंग लगाई जाती है और सेटरिंग के जस्ट बाद में पाइप लगाई जाती है, यानी छत डालने से पूर्व, यानी जो कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट जो डालते हैं उससे पहले लगाई जाती है, तो सेटरिंग लगाने के बाद पाइप लगाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो गया सेटरिंग लगाने के बाद, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस बार प्रणाली में सर्विस संयोजन को विद्युत आपूर्ति द्वारा सर्विस केबल से जोड़कर ली जाती है, यानी कोई भी बस बार है उसके द्वारा हमें सर्विस संयोजन लेने हैं, यानी केबल जोड़नी है। जो बस बार की जो प्लेट है यानी जो पट्टी है उसके प्रत्येक 2 फीट अंतराल पर, यानी प्रत्येक 2 फीट अंतराल पर प्लग इन बॉक्स की व्यवस्था होती है, जिसमें चालू लाइन में हम इसमें क्लिप में वो प्लग डाल के सप्लाई ले सकते हैं। तो इसमें प्लग इन बॉक्स की प्रत्येक 2 फीट के अंतराल पर प्लग इन बॉक्स की व्यवस्था होती है, परंतु प्रश्न में पूछा है कि के द्वारा सर्विस केबल को जोड़कर ली जाती है, यानी केबल है उसको किस प्रकार से इसमें जोड़कर लिया जाता है। तो केबल पर लग लगाकर इसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो बस बार के लग। यदि सीधा पूछ ले कि बस बार से सर्विस किस पर यानी आपूर्ति किस प्रकार ली जाती है, तो होता है इसका राइट आंसर सी होता है, फिर बॉक्स में प्लग यानी प्लग इन बॉक्स। जबकि इसमें केबल जोड़ने की पूछ लिया है तो इसमें हो जाएगा बस बार के लग, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग जिससे बिजली जलने का स्विच पर लगाया जाता है, यानी घरेलू वायरिंग में जो स्विच है वो किस तार पर लगाया जाता है। स्विच और सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, ये सभी हमेशा फेज तार या जीवित तार हम कह सकते हैं, तो फेज पर ही लगाना चाहिए। न्यूट्रल और जो ग्राउंड है उस पर ना तो कोई फ्यूज लगाना चाहिए ना स्विच लगाना चाहिए, ना ही यानी स्विच या फ्यूज या सर्किट ये दोनों ही नहीं लगाने चाहिए। तो फ्यूज या स्विच है हमेशा फेज तार पर लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखो, अर्ध तार नहीं, न्यूट्रल तार नहीं, जीवित तार। हाँ सही, यानी जीवित तार का हो चाहे फेज का तार का हो, अर्थ व न्यूट्रल दोनों तार नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया जीवित तार। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मक रिले के सिद्धांत पर काम करता है, यानी जो रिले हीटिंग रिले वो किस सिद्धांत पर काम करता है। हीटिंग रिले उसमें विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है, क्योंकि वो गर्म होकर द्विघात उत्पत्ति होती है, वो प्रसारित होकर परिपथ को ऑन या ऑफ कर देती है। तो यांत्रिक प्रभाव पर नहीं, तापन प्रभाव पर सही, रासायनिक प्रभाव पर नहीं, विकिरण प्रभाव पर नहीं, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर नहीं। तो हीटिंग रिले है वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का हो या तापन प्रभाव का हो के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये तो जो पेपर था वो वितरण का था, यानी अजमेर, जयपुर और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का था। अब जो प्रसारण का पेपर था
उनमें जो मैंने ये 100 क्वेश्चन बताए उनमें से 88 क्वेश्चन तो प्रसारण में और वितरण में सेम ही थे, समान ही थे। अलग 12% जो प्रसारण के कुछ अलग थे, यानी वितरण के तो जो मैंने बताया वो वितरण का ही पेपर है। अब जो शेष जो अलग थे वो 12% थे जो प्रसारण में अलग थे। तो वो कौन कौन से हैं वो भी हल कर लेते हैं। तो इनका जो प्रश्न था, एक तो प्रश्न था जिस ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक वोल्टता प्राथमिक वोल्टेज के बराबर हो उसे क्या कहते हैं। यानी वह ट्रांसफॉर्मर जिसके अंदर ES और EP बराबर है, यानी ES बट्टा EP बराबर 1 है, उस ट्रांसफॉर्मर को क्या कहते हैं। यानी K का मान 1 है, उस ट्रांसफॉर्मर को क्या कहते हैं। तो देखो, जिसमें K का मान 21 से अधिक आ रहा है वो स्टेप अप हो गया, जिसमें K का मान 21 से कम आ रहा है वो स्टेप डाउन हो गया, और जिसमें 21 आ रहा है वो पृथककारी या विभेदीय ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। यानी विभेदीय कहो चाहे पृथककारी कहो या आइसोलेट भी कह सकते हैं, आइसोलेट ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें कौन सा है, किसमें देखो, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर, स्टैटिक ट्रांसफॉर्मर, बहुकला ट्रांसफॉर्मर, यानी विभेदीय ट्रांसफॉर्मर, ये ऑप्शन देखो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ES और EP दोनों का मान समान है, या ES बट्टा EP बराबर 1 आ रहा है, यानी फिर अनुपात का मान 1 है, तो वह विभेदीय ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, विभेदीय ट्रांसफॉर्मर यानी E। अगला क्वेश्चन है, सिंगल कोर केबल में आमतौर पर प्रदान नहीं होता। यदि सिंगल कोर केबल है वह केबल जिसमें चालक की संख्या केवल एक ही है, यानी चालक केवल एक ही है, तो वह हो गई सिंगल कोर। तो अब देखो ऑप्शन देखो, इसमें क्या प्रदान नहीं करते। सिंगल कोर में म्यान यानी शीतड़ होती है, इंसुलेशन यानी कागज इंसुलेशन ये भी होता है, इस्पात की आर्मिंग यानी उस पर जो इस्पात के तार चलाए जाते हैं आर्मिंग के लिए, वो नहीं होते सिंगल कोर केबल में, रबड़ इंसुलेशन ये भी होता है, इनमें से कोई भी। तो राइट आंसर क्या हो गया, इस्पात आर्मिंग, यानी सिंगल कोर केबल के अंदर इस्पात आर्मिंग नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, इस्पात आर्मिंग। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में प्लेटों को शक्ति प्रदान के लिए विद्युत किस धातु का प्रयोग किया जाता है। यानी एक लेड एसिड सेल या बैटरी है, उसकी जो प्लेटें हैं उसको मजबूती प्रदान करने के लिए एंटीमनी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीमनी यानी सुरमा धातु, यानी सुरमा का प्रयोग किया जाता है धातु यानी प्लेटों को मजबूती प्रदान करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरमा यानी एंटीमनी, ई ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में स्लिप रिंगों की संख्या होती है। एक स्लिप रिंग यानी सर्पण वल्य इंडक्शन मोटर है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर वाइंडिंग होती है वो स्टार संयोजित होती है, और स्टार की यानी वो न्यूट्रल बिंदु को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, और बाह्य जो 3 स्लिप रिंगों द्वारा बाह्य 3 फेज रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर होता है उसके द्वारा इसको जोड़ा जाता है। तो इसमें जो स्लिप रिंग होती है उनकी संख्या 3 होती है, तो सर्पण वल्यों की संख्या 3 होती है। तो राइट आंसर किस में, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, CRT स्क्रीन पर किसका लेपन किया जाता है। जो कैथोड रे ट्यूब है उस पर किसका लेपन किया जाता है, यानी प्रदीप्ति पदार्थ का लेपन किया जाता है। और ये प्रदीप्ति पदार्थ क्या होता है, फास्फर। ये फास्फर एक मिश्रण है जो जिंक सिलिकेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक बेरियम सिलिकेट या जिंक सल्फाइड भी कह सकते हैं, तो इसका ये मिश्रण होता है। तो जिंक सिलिकेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक बेरियम सिलिकेट या जिंक सल्फाइड, इनका मिश्रण होता है, इसे हम फास्फर कहते हैं। और इसका जो लेपन है वो CRT पर किया जाता है प्रदीप्ति पदार्थ के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो गया, फास्फर, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पंख मोटर में प्रयोग फैन मोटर में प्रयोग किया जाने वाला कैपेसिटर कैसे जुड़ा होता है। पंखा मोटर, पंखे मोटर के अंदर क्या होता है, एक तो होती है मुख्य वाइंडिंग, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, और एक होता है संधारित्र। किस प्रकार के संयोजन होते हैं इनको देखो। मान लो ये मुख्य वाइंडिंग है, तो मुख्य वाइंडिंग के संयोजकों के नाम U1, U2, ये मान लो रोटर है, वाउंड पर परमानेंट वाउंड या छड़ से वाउंड किया हुआ, और संधारित्र, और इनके साथ
ये वाइंडिंग हो गई साइक वाइंडिंग Z1 और Z2, ये मान लो मेन आपूर्ति फेज और न्यूट्रल। तो जो संधारित्र है यानी कैपेसिटर वो किस प्रकार लगाया जाता है, जो साइक वाइंडिंग है उसके साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। साइक वाइंडिंग कहो चाहे स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कह सकते हैं इसे, ये हो गई मुख्य वाइंडिंग मेन वाइंडिंग, और ये स्टार्टिंग या साइक वाइंडिंग। तो जो संधारित्र या कैपेसिटर हम कहते हैं, तो एक कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो किस ऑप्शन में है ये, सी ऑप्शन देखो, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, यानी कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन घटक एक निष्क्रिय पुर्जा यानी युक्ति है। यानी पुर्जे दो प्रकार के होते हैं, एक तो सक्रिय पुर्जे और एक निष्क्रिय पुर्जे। सक्रिय पुर्जे और निष्क्रिय तीन प्रकार के होते हैं। यानी निष्क्रिय पुर्जे कौन से होते हैं, निष्क्रिय पुर्जे होते हैं R, L और C। और सक्रिय पुर्जे, अब देखो, यानी निष्क्रिय पुर्जे तो केवल रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीन ही होते हैं, जबकि सक्रिय पुर्जे, अब सक्रिय पुर्जे में बचे वो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो सारे डायोड, ट्रांजिस्टर, FET, UJT, MOSFET, UJT, FET, SCR, डाइक, ट्राइक, GTO जो भी है, यानी ये सारे सक्रिय पुर्जे हैं। तो निष्क्रिय पुर्जे के बारे में पूछा है, तो निष्क्रिय पुर्जे केवल तीन R, L और C। अब देखो इसमें पूछा है निष्क्रिय पुर्जा, APT सक्रिय पुर्जे में है, SCR भी सक्रिय पुर्जा है, जेनर डायोड भी एक सक्रिय पुर्जा है, वायु कोर इंडक्टर निष्क्रिय पुर्जा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु कोर इंडक्टर, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, SCR क्या है। SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। ये क्या है, एक ट्रांजिस्टर है, एक मापन का उपकरण है, एक अल्टरनेटर है, उष्मा नियंत्रक युक्ति है या अर्धचालक युक्ति है। तो ये SCR एक अर्धचालक युक्ति है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ई अर्धचालक युक्ति। अगला क्वेश्चन है, ऐसे परिपथ में 40 ओम का प्रतिरोध, 90 ओम प्रेरण की प्रतिकार्यता तथा 60 ओम की धारित्य प्रतिकार्यता है, तो प्रतिबाधा क्या होगी ज्ञात कीजिए। जेड क्या होगा ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा है, कोई परिपथ है, ऐसी परिपथ में 40 ओम का प्रतिरोध, R बराबर है 40 ओम, 40 ओम का प्रतिरोध, 90 ओम प्रेरण की प्रतिकार्यता, यानी XL बराबर है 90 ओम, XL बराबर है 90 ओम, 60 ओम की धारित्य प्रतिकार्यता XC बराबर है 60 ओम। तो Z बराबर क्या होगा, जो यानी प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस क्या होगा, Z ज्ञात करना है। तो ये हो गया R, L और C परिपथ। R, L, C परिपथ के अंदर Z ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि Z का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर, या ऐसे भी कह सकते हैं XL अंतर XC का होल स्क्वायर। तो Z का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R का मान क्या है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस XL अंतर XC का होल स्क्वायर, जो बड़ी संख्या है वो पहले लिखो, तो 90 माइनस 60 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, Z का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 90 में से 60 लेस करते हैं तो कितना हो रहा है 30, तो 30 का स्क्वायर। तो Z का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 40 को 40 से गुणा किया तो 4 16 1 2 प्लस 9 00। Z का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16 9 25। तो Z बराबर क्या हो जाएगा,
2500 और इसका मान निकालेंगे तो कितना हो रहा है 50। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेड यानी इम्पीडेंस का मान कितना हो जाएगा, यानी 50 ओम। किस में है, ए ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 50 ओम। अगला क्वेश्चन है 5 एम्पियर अंकित श्रेणी के परिपथ के लिए टिन ताम्र तार का सही आकार क्या होगा। 5 एम्पियर के लिए यानी कितना SWG मान आवश्यक है। ऑप्शन देखो 35 SWG, 35 SWG 5 के लिए यानी 5 एम्पियर के लिए होता है। 36 SW ये 4.5 एम्पियर के लिए होता है। 37 ये 4 एम्पियर के लिए होता है। 38 ये 3 एम्पियर के लिए होता है। 39 ये 2.5 एम्पियर के लिए। तो 5 एम्पियर के लिए कौन सा आकार होगा SWG में, 35 SWG। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 35 SWG। अगला क्वेश्चन है एक 3 फेज स्टार जुड़ा अल्टरनेटर में के गुणक आर्मेचर में, यानी गुणक आर्मेचर का से क्या हो गया, रोटेटिंग आर्मेचर, यानी रोटेटिंग आर्मेचर जिसकी फील्ड कुंडलन तो है स्थिर और आर्मेचर है घूर्णित, 3 पेज स्टार से जुड़ा हुआ है तो इसमें 4 स्लिप रिंग होती है। सही है, यानी ये कह रहा है कि एक रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का है, स्टार में जुड़ा हुआ है। स्टार में जुड़ा हुआ है तो तीनों फेज की हो गई, एक हो गई जो उदासीन बिंदु या न्यूट्रल बिंदु कह सकते हैं या स्टार बिंदु कह सकते हैं उसका हो गया, तो 4 स्लिप रिंग आवश्यक हो गई। लेकिन 3 फेज डेल्टा से जुड़ा, अब यदि यही 3 फेज डेल्टा से जुड़ा हुआ है यानी रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का है, डेल्टा से जुड़ा हुआ है, तो कितनी स्लिप रिंग आवश्यक होगी। तो डेल्टा से जुड़ा है तो केवल 3 रिंग ही काम में आएगी, यानी तीनों फेजों की, क्योंकि उसमें स्टार बिंदु उपलब्ध ही नहीं होगा। तो रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का है, डेल्टा में जुड़ा हुआ है तो 3 रहेगी, स्टार में जुड़ा हुआ है तो 4 रहेगी। और यदि इसमें बोलते हैं कि रोटेटिंग फील्ड प्रकार का होता जिसकी आर्मेचर कुंडलन स्थिर और फील्ड कुंडलन घूर्णित, तो सिर्फ 2 ही स्लिप रिंग काम में लेते, तो 2 होता। अब इसमें 3 फेज रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का डेल्टा संयोजित, तो स्लिप डेल्टा संयोजित है तो स्लिप रिंगों की संख्या होगी 3। तो राइट आंसर क्या होगा, 3 स्लिप रिंग यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऐसी लपेटन नहीं है। अब देखो ऐसी लपेटन नहीं है वो देखना है। ग्राम्य लपेटन, ग्राम्य लपेटन डीसी लपेटन है। सकेंद्रीय लपेटन, सकेंद्रीय लपेटन ऐसी लपेटन है। स्केन लपेटन ये भी ऐसी लपेटन है। बास्केट लपेटन ये भी ऐसी लपेटन है। लेप लपेटन, अब देखो लेप लपेटन एक तो लेप और वेव वाइंडिंग वो तो डीसी की होती है, जबकि इसमें लेप लपेटन कौन सा है, लेप लपेटन होता है यानी जो फ्लैट लूप होता है, फ्लैट लूप वाइंडिंग में होता है ओवरलैप और नॉन ओवरलैप, यानी एक तो एक दूसरे को ओवरलेपित करती है तो वो तो हो गया ओवरलैप और नॉन ओवरलैप, तो इससे संबंधित आ गया ये। तो ये लेप वाइंडिंग होता है क्योंकि ओवरलैप और नॉन ओवरलैप होता है फ्लैट लूप वाइंडिंग में एसी के अंदर। तो इसमें राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा, ग्राम्य लपेटन, यानी ग्राम्य लपेटन केवल डीसी में ही डीसी आर्मेचर की वाइंडिंग करने में ही प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया ग्राम्य लपेटन एओ। तो ये था, यानी कुछ प्रश्न अलग थे जो केवल प्रसारण के थे। तो ये जो 2 फरवरी 2014 का जो पेपर था उसका हल था। ठीक है दोस्तों।